हेलो एवरीवन। ये हमारा हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द का नौवा लेक्चर है। और सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मैं 3-4 दिन लेक्चर नहीं ले पाया। बट मैं जो जो जिस दिनों नए लेक्चर नहीं ले पाया उनको डेफिनेटली आने वाले दिनों में कवर कर लूँगा मेरे बैकलॉग्स को। और आपका जो टारगेट है कि भाई फरवरी एंड होते होते आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो वो डेफिनेटली मैं कंप्लीट करूँगा। और इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो 8th लेक्चर था उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मसीजीबी, तो मैंने समझाया था कि मसी का मतलब क्या होता है, शाही होता है। तो मसीजीबी तो शाही से जो जीने वाले होते हैं, शाही पर जीने वाले। शाही पर कौन जिएगा? कोई लेखक होगा, क्योंकि कलम शाही का यूज करके वो चीज़ें लिखता है, अपनी आजीविका कमाता है। तो इसलिए जो लेखक वगैरह होते हैं ना, उसको मसीजीबी बोलते हैं। फिर था निशीथ। निशीथ होता है मध्य रात्रि, मतलब कि एकदम जो 12 बजे 1 बजे की जो रात्रि का समय होता है, एकदम अंधेरा होता है, उसको निशीथ बोला जाता है। भूमि का पुत्र भौम, ये मंगल ग्रह को बोला जाता है। और वहीं मैंने दूसरी आपको बताया था कि ये तो हिंदी में बोला जाता है, या फिर संस्कृत में, या फिर मैं कहूँ हमारे वेदों वगैरह में ये लिखा हुआ है कि भूमि का पुत्र भौम। वहीं यदि साइंस की लैंग्वेज में जाए तो ट्विन सिस्टर बोला जाता है, किसको? मंगल को, पृथ्वी की। तो आजकल के सेंस में देखें तो ये क्या है? ट्विन सिस्टर है पृथ्वी की। कौन? मंगल। जो खूब खाता पीता हो, भोजन भट्ट, मतलब कि खूब ही खा रहा पी रहा है तो बोलते हैं ना यार तो भोजन भट्ट आदमी है, मतलब खूब खाना पीना। भैरवी, अब देखो ये सबने सुना होगा कि भैरवी का राग है ना। भैरवी एक राग की विधा भी होती है। तो वो क्या होता है? जो प्रातः प्रातः जो राग गाया जाता है उसको भैरवी बोला जाता है। और इसको हम जोड़ के देखेंगे भौर से। ठीक है। तो भौर के समय पे जो राग गाया जाता है उसको बोलते हैं भैरवी। औषधियों का जानकार भेषज, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भेषज से आपको क्या है, दिमाग में भेष आ सकता है कि कपड़े वगैरह का जानकार या कपड़े पहनने वाला। ठीक है, वो भेषज हो जाता है, बल्कि वो नहीं है। भेषज होता है औषधियों का जानकार। ठीक है। और इसको मैंने कैसे समझाया था आपको कि याद कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे कि भेष से भिष आ रहा है, भिष से बिष आ रहा है, और बिष के माध्यम से ही तो औषधियाँ बनाई जाती है। मतलब एक तरह से औषधि का यदि अल्टरनेट देखे तो क्या है? विष। तरह तरह के विषयों को मिलाकर जो है औषधियाँ बनाई जाती है। तो ऐसे याद करना है, भेषज मतलब कि औषधियों का जानकार को भेषज बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था भवितव्य। भवितव्य मतलब कि ऐसा वाक्य जो फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। तो भवितव्य, तव्य का मतलब कि होने वाला है। तो क्योंकि भवितव्य जो विभक्ति है ये भविष्य की विभक्ति है। तो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला जो है उसको भवितव्य बोलेंगे। ब्यालू, ये तो मैंने बताया ही था। मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए वो आदमी तो वो लोग जानते ही है इसको, वो एस्पिरेंट जानते हैं इसको। और जो नहीं जानते उनको याद करना है कि ब्यालू क्या है। रात्रि का जो भोजन होता है उसको ब्यालू बोलते हैं, जिस प्रकार से जो सुबह का भोजन होता है उसको कलेबा बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से ब्यालू बोलते हैं रात्रि के भोजन को। फिर हमने पढ़ा था बड़वानल, बड़वाग्नि। ये समुद्र की जो आग होती है उसको बड़वानल या बड़वाग्नि बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने एक और साथ में पढ़ा था दावानल। दावानल क्या होती है कि जो जंगल की आग जो होती है उसको दावानल बोला जाता है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब किसी को देखकर खुश होने वाला, तो वो है प्रियदर्शी। ठीक है। प्रोसित पति का मतलब वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वो है प्रोसित पति का। इसके साथ ही हमने एक और चीज पढ़ी थी, आगत पति का। मतलब वह स्त्री जिसका पति दूर गया था लेकिन अब आने वाला है, उसको बोलेंगे आगत पति का। और जिसका चला गया उसका बोलेंगे प्रोसित पति का। ठीक है। प्रहसन, प्रहसन मैंने बताया था कि एक नाटक का टाइप है, नाटिका है। ठीक है, हास्य रस से परिपूर्ण एक नाटिका जो होती है उसको प्रहसन बोलते हैं। पृष्ठव्य, अब देखो पृष्ठव्य मतलब कि प्रश्न पूछने जाने योग्य कोई प्रश्न है उसको पृष्ठव्य बोलेंगे। जो पूछे जाने योग्य है उसको पृष्ठव्य बोला जाता है। प्रदोष, प्रदोष मुहूर्त होता है ना। फिर ये मुहूर्त कब होता है? संध्या से और रात्रि के बीच का जो मुहूर्त होता है इसको प्रदोष मुहूर्त बोलते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, अब देखो ये क्वेश्चन जो है अभी जो टेलीकॉम एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें आया भी था ये प्रत्युत्पन्नमति। और उसी दिन हमने पढ़ा था, मतलब जब एग्जाम हुई थी उससे पहले पढ़ा था हमने। तो खैर ये तो प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? तो इसी प्रकार से पहली बात तो ये समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं काम आई। हालांकि मैंने ये भी देखा, जब टेलीकॉम एक्सआई का पेपर मैं देख रहा था, मैं एनालाइज कर रहा हूँ उस पेपर को और जल्दी से आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जब मैं एनालाइज कर रहा था, जब मुझे ये फील हुआ कि जो हमने मुहावरे वगैरह पढ़े थे तो उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, या फिर एक दो मुहावरे आए थे। लेकिन यही बात है ना, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे भाई। ऑफ कोर्स आरपीएससी अपना ट्रेंड बेमिसाल तरीके से चेंज कर रही है,
उनको भी पता है कि राघव प्रकाश सर की पुस्तक या फिर अन्य जो भी पुस्तक है सब लोग पढ़ते हैं, तो कहीं से तो इतर बितर करके वो ऐसी चीज़ लेके आएंगे कि भाई किसी को नहीं पढ़ी हो। यही चीज़ तो हम हमारे लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। हम हमारे लेक्चर्स में रट ही नहीं रहे। भाई हमने इसको रटा क्या, प्रत्युत्पन्नमति को हमने रटा क्या भाई फट से उत्तर देने वाला नहीं। हमने तोड़ के समझा इसको कि भाई प्रति उत्पन्न मति, मति का मतलब बुद्धि, उत्पन्न मतलब उत्पन्न करने वाली, प्रत्युत्पन्न मतलब दोबारा उत्पन्न करने वाले। तो हमने तोड़ के समझा। तो यदि आपने वो मुहावरा नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यदि लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, यदि वो फील समझा है कि किस प्रकार से चीज़ों को समझा जाता है, तो डेफिनेटली आप बिना जाने हुए भी उनको जो सेंस है, उनका जो सेंस है उसके माध्यम से कर सकते हो। तो यही तो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम हमारे लेक्चर्स में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्युत्पन्नमति मतलब कि प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धि। फिर है प्रणतपाल। प्रणतपाल मतलब प्रणतपाल मतलब कि पहली बात तो प्रणत किसको बोलते हैं, जो शरण में आया हो, शरणार्थी होता है उसको प्रणत बोलते हैं। तो प्रणतपाल मतलब कि शरण में आए हुए को पालने वाला, मतलब कि शरणागत की रक्षा करने वाला, तो वो हो गया प्रणतपाल। ठीक है। प्रत्यागत मतलब कि जा करके और दोबारा आना, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। पृष्ठभ्य वही कि जो चीज़ पूछने योग्य हो वो है पृष्ठभ्य। पेशल जैसे मांसल होता है ना, इसी प्रकार से पेशल भी होता है, मतलब हष्ट पुष्ट कोई व्यक्ति है तो उसको पेशल बोलेंगे। पेशल या मांसल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। पिष्ट पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण मतलब कि पिसा हुआ नहीं। अब जैसे पिष्ट का मतलब क्या होता है, पिष्ट का मतलब होता है पिसा हुआ। ठीक है। इसी तरह से है कि एक बार कही गई बात को दोबारा दोहराना। पिष्ट पेषण में भी तो ये होता है, पीस कोई बात कोई चीज पिसती कब है, जब बार बार उसको जो है रिपीट किया जाए तो वो पिस जाती है। तो ऐसे ही है पिष्ट पेषण, कि बार बार किसी बात को दोहराते रहना, उसको पिष्ट पेषण बोलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको समझ के चलना है और बहुत लॉजिकल तरीके से आपको समझना है, ताकि कोई नई चीज़ भी आ जाए ना तो आप चीज़ों को कर सको। अब हमने एकदम रटा तो नहीं पिष्ट पेषण, हमने इसका कंपेरिजन किया यार, पिष्ट पेषण जो है दोहराव कैसे हो सकता है ना। हमने इस चीज़ को समझा कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से हमको समझते हुए चलना है, ताकि अननोन कोई चीज़ भी आए ना तब हम उसको समझ सके कि किस प्रकार से चीज़ों को किया जाता है, समझ समझ के किस प्रकार से किया जाता है। और मैं जब आपके सामने सॉल्व करूँगा जो पेपर है जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और अच्छे से आपके सामने लेके आऊँगा टेलीकॉम एसआई का, क्योंकि लगभग एसआई पेपर हमारा आने वाला है ऑब्वियसली। एसआई छोड़ो, आप ये मान के चलिए यही पेपर आएगा। ठीक है। तो मैं आपके सामने उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, जो ना आते हुए भी जो चीज़ है ना उनको किस प्रकार से अप्रोच किया जाए। ठीक है। क्योंकि जैसा कि हमको सबको पता है कि आरपीएससी जो है यूपीएससी की ट्रेंड पे जा रही है, तो हम वही लेके चलेंगे। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, 3-4 साल तक मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि किस प्रकार से चीज़ों को एलिमिनेट किया जाता है, लॉजिक लगाए जाते हैं। ठीक है, लॉजिक लगा के चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा जैसे महात्मा गांधी, तो महान आत्मा हो जिसकी। महार्घ या महंगा, ठीक है, जो जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, महार्घ। अब देखो, अर्घ जो चीज़ है ना, इसमें क्या आया, महा धन अर्घ, यही चीज़ आती है ना। अब अर्घ जो चीज़ है, अर्घ को क्या बोलते हैं, अर्घ को बोलते हैं मूल्य। तभी तो जैसे कभी सुना है आपने कि सूर्य पे अर्घ चढ़ाना, ठीक है, तो वो अर्घ क्या होता है कि भाई सूर्य को मूल्य देना, उसका सूर्य के ताप का उसको मूल्य देना। भाई सूर्य हमें ताप दे रहा है ना, तो उसका मूल्य चुकाना। तो हम कैसे अर्घ चढ़ाते हैं, पानी दे के उसको। ठीक है, कि ये सूर्य सूर्य महाराज अपना जल लीजिए, तो वही होता है। तो वो अर्घ देना जो शब्द है ना, वो मूल्य देने के सेंस से ही आया है। तो इस प्रकार से महार्घ हो गया। अर्घ का मतलब होता है मूल्य देना, तो महार्घ मतलब कि बहुत ज्यादा मूल्य देना। महोदधि, महो उदधि मतलब कि जिसके अपार जल राशि हो, मतलब जिसमें अपार जल राशि हो। महा उदधि जैसे जल्दी होता है ना, इसी प्रकार से उदधि, तो जिसमें अपार जल राशि हो उसको बोलेंगे महोदधि। ठीक है। महा महा महाधन उजस, उजस या फिर ओजस, ठीक है, इसी प्रकार से कर सकते हो। महाधन ओजस भी होता है, उजस भी होता है, बाकी उजस होगा क्योंकि ऊ ए के बाद में ऊ मिलके औ हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है। तो महाधन ऊजस मतलब कि जिसका तेज अत्यधिक बड़ा हो। ठीक है। ओजस, ओज ओज होता है ना, जैसे ओज, तो ओज क्या होता है, तेज ही होता है। किसी का तेज, जैसे बोलते हैं ना, ये तो ओज गुण से रहित व्यक्ति है, मतलब कि तेज से, सॉरी, ओज गुण से युक्त व्यक्ति है, मतलब तेज से युक्त व्यक्ति है। तो महोजस मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज हो जिसके पास। मांसाहारी मतलब कि मांस खाने वाला। अब देखो इसी से रिलेटेड आया था सामिस, आमिस,
टेलीकॉम एसआई के पेपर में आप देखोगे तो सामने सामने से, और ये इतनी जोर दे दे के मैंने जो है 3-4 बार क्या 10 बार पढ़ा दिया होगा आपको, क्योंकि मोस्टली हमको क्या लगता है यार कि सामिस और आमिस जो है ना, ये दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। और निरामिस जो है, निरामिस तो भूल ही जाते हैं कि सामिस और आमिस अपोजिट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सामिस और आमिस सेम है और निरामिस इनका अपोजिट है, और ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मातरी, मातरी है इंद्र का सारथी, जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था किसका, कृष्ण के सारथी। कृष्ण के सारथी का नाम क्या था, दारुक या दारुल, क्या नाम, दारुल। तो ये कृष्ण के सारथी का नाम था। ऐसे ही मातली क्या है, इंद्र के सारथी का नाम है। मातृहंता मतलब माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। मितव्ययी कम खर्चे वाला, कम खर्च करने वाला। मिताहारी कम खाने वाला। मिथ्याचारी या मिथ्यावादी मतलब कि झूठ बोलने वाला। मिष्टभाषी, मिष्टभाषी मतलब मृदु बोलने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला। मीनाक्षी, मीनाक्षी मीन मतलब कि मछली, अक्षी मतलब कि अक्ष मतलब कि आंखें। तो ऐसी स्त्री जिसकी जो आंखें है वो मीनाक्षी जैसी हो, मीनाक्षी मतलब जिसकी आंखें जो है मछली जैसी हो, उसको बोलेंगे मीनाक्षी, उस महिला को बोलेंगे मीनाक्षी। सुखबासन, सुखबासन, बासन मतलब कि बासन, जैसे बोलते हैं ना बास, तो बास का मतलब क्या होता है, सुगंध होती है। जैसे इसकी बास ऐसी है, इसकी सुगंध ऐसी है, ठीक है, इसकी जो गंध है वो ऐसी है। तो मुख बासन, तो मुख को सुगंधित करने वाला पान, मुख को, मुख में बास करने वाला, और यहाँ पे बास जो है सुगंध के सेंस में आया है। तो मुख बासन मतलब कि मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी चीज जो है तो उसको मुख बासन बोलेंगे। मुक्त कंठ, मुख मुक्त कंठ मतलब कि खुले कंठ से, दिल खोल कर गाना, खुले कंठ से गाना। मुक्त हस्त मतलब कि खुले हाथ से दान देने वाला, मुक्त हस्त। मुद्रास्फीति मतलब कि मूल्य, मुद्रास्फीति मतलब कि मुद्रा का मूल्य कम होना या फिर मुद्रा अधिक प्रचलन में आना। मुमुक्षा मतलब मोक्ष पाने की इच्छा रखने, मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा। मुमुक्षु, मोक्ष, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। अब देखो यहाँ पे हमको साथ साथ ना अब जो मात्राएं जो है ना इनको भी ध्यान रख के चलना है, ताकि हमारे जो शुद्ध शुद्ध शब्द जो है वो वाला टॉपिक भी हो जाए। तो ये भी अपने को ध्यान रख के चलना है कि मुमुक्षु क्या है। मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा, मुमूर्षा। और मुमूर्षु मतलब कि मरने की इच्छा रखने वाला, वो मुमूर्षु हो गया। मूक दर्शक मतलब कि चुपचाप देखने वाला। मृग नयनी जिसकी आंखें जो है मृग की नयनों के समान है, वो मृग नयनी होगी। मृत्युंजय मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, वो मृत्युंजय है। मौखिक परीक्षा मतलब कि मुंह से दी जाने वाली परीक्षा को मौखिक परीक्षा बोलते हैं। मौलिक जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो, ठीक है, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो मौलिक चीज है। मौलिक चीज मतलब कि पहली बार ही प्रचलन में आई है और पहली बार ही किसी के मुख से निकली है, या फिर किसी के व्यक्तित्व के दिमाग से की उपज है, तो वो मौलिक चीज बोलेंगे। यूनिक इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। यक्ष, कुबेर को यक्ष बोला जाता है। और यक्ष है कौन, उत्तर दिशा का स्वामी जो है वो यक्ष है। धन का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी कौन है, यक्ष है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि उत्तर में कौन है भाई, मोस्टली जैसे उत्तर दक्षिण, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ आपने सुना होगा। तो ग्लोबल नॉर्थ में क्या है, मोस्टली जो अमीर कंट्रीज है वो है, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया, ठीक है। तो जितनी भी ज़्यादा जो ऊपर वाली कंट्री है, जो प्रोन्नत कंट्री है वो ऊपर है। और ग्लोबल साउथ में कौन है, जो गरीब कंट्री है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप पूरा ग्लोबल साउथ में है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का स्वामी कौन है, यक्ष है, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यक्ष वित्त। यक्ष वित्त मतलब कि बहुत धन बहुत अधिक धन होने के पश्चात भी बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति। एक तरह से जो कंजूस जो व्यक्ति, कृपण जो व्यक्ति है, उसके सेंस में ही आया है यक्ष वित्त। भाई यक्ष तो है लेकिन वित्त को एकदम बहुत ही अपने शरीर से चिपका के रखता है, छोड़ता ही नहीं है, उसके हाथ से वित्त छूटता ही नहीं है, तो वो हो गया यक्ष वित्त, ठीक है। यक्ष होता है कुबेर मतलब उत्तर दिशा का स्वामी, यक्ष वित्त मतलब कि कंजूस व्यक्ति को बोलेंगे यक्ष वित्त। अब इसको ध्यान देके चलना है, क्योंकि क्या है कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि यक्ष वित्त हमको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा धन हो उसके पास, ठीक है वो चीज़ तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा धन तो है ही है, लेकिन वो जो है धन को कम भी खर्च करता है, तो इसलिए यक्ष वित्त बोला जाता है। यज्ञ, यज्ञ सबको पता है यज्ञ क्या चीज़ है, देवताओं की पूजा करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। यति भंग, अब देखो यति भंग, यदि आपने कभी कोई छंद वगैरह या फिर काव्य वगैरह की रचनाएं पढ़ी है, उनकी आलोचनाएं कभी देखी है, तो दो चीज होती है, ठीक है, एक होती है यति और एक होती है गति, ठीक है। और गति के साथ ही आता है विराम,
या फिर मैं कहूँ यति और विराम जो है लगभग एक चीज़ होती है। तो किसी भी कोई भी काव्य होता है, कविताएं होती है, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यति और गति। यति का मतलब होता है कि कहाँ जो है कविता में विराम देना है। जैसे आपने शायरी सुनी होगी, ठीक है। अब शायरी में जो अच्छा शायर होता है, बहुत जैसे आपको बहुत सारे शायर आपको खुद को पसंद होगा, एक बार जो बहुत अच्छा शायर है जो आपको पसंद है उसको ही शायरी सुन के देखिए, ठीक है। तो उसमें वो कुछ लाइन बोलता है, फिर बहुत लंबा विराम लेता है वो विराम ही उस जो शायरी है ना उसकी जो छवि है वो और ज़्यादा बढ़ाता है, उसकी जो सुंदरता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है वो विराम। फिर वो रिपीट करता है, ठीक है, फिर वो विराम देता है। तो वो जो विराम देना होता है ना वो यति होती है, और जो रिपीट करना होता है वो होती है गति। तो यति भंग होना, तो यति भंग होना, गति भंग होना, ये क्या है, दोष है एक किसी भी छंद में, छंद रचना में, कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें जो यति है या तो दी ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा दे दी यति, मतलब कि विराम उसमें बहुत ज़्यादा दे दिया। तो ऐसे ध्यान रखना कि यति भंग जो है ना, यति और गति दोनों ही चीज़ काव्य से रिलेटेड है, और काव्य में यदि कुछ भी दोष पाया जाता है उसके छंद में, ठीक है, उचित स्थान पर न पढ़ना, मतलब यति अपने उचित स्थान पर नहीं पढ़े तो उसको यति भंग बोल देंगे। यति मतलब कि विराम, ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा संभव मतलब जहाँ तक संभव हो, यथेच, यथा मतलब कि जहाँ तक, बस मतलब जितना जहाँ तक उसका है यथा। तो यथा संभव मतलब कि जहाँ तक हो सके। यथेच्छ मतलब कि इच्छा के अनुसार। यथोचित मतलब कि जैसा चाहिए, उचित हो, वैसा उचित हो। यवल और यमला, यमल और यमला, अब देखो युगल आपने पढ़ा है, युगल होता है जोड़ा, ठीक है, स्त्री पुरुष का जोड़ा, मतलब जिनका वैवाहिक संबंध हो, उसी से हम जो है ना इसको याद करेंगे यमल। यमल मतलब कि जोड़ा तो है, जुड़वा है, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन भाई बहन का संबंध है दोनों में, ठीक है। युगल होगा तो उनमें स्त्री और पुरुष का संबंध होगा, मतलब कि वैवाहिक संबंध होगा। यमल जब होगा तो भाई बहन का संबंध में दो भाई बहन जो जुड़वा होते हैं उनको यमल बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा। यवनिका, ये मैंने बता दिया, जो पर्दा होता है रंगमंच का वो यवनिका होता है। ये शायद तीसरी बार ये जो है लेक्चर में आ रहा है, यवनिका। यवारिष्ट, अब देखो अरिष्ट का मतलब आपको सबको पता है, अरिष्ट का मतलब क्या होता है, रस होता है, ठीक है। और यव या फिर जौ, ये एक चीज होती है। तो जौ से तैयार किया जा रहा वाला जो जल है उसको यवारिष्ट बोलेंगे, ठीक है। उसको बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। या फिर कुछ जगहों पे जो है एज ए जो ड्रिंक है उसके रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे नशे होते हैं, ठीक है। तो यवारिष्ट वही है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे, तो शराब के जो हमने पर्यायवाची पढ़े थे, जो तब तब हमने पढ़ा था कि जो अंगूर जो होते हैं उसको कुछ बोलते हैं द्राक्षारिष्ट, आई थिंक द्राक्षारिष्ट पढ़ा था हमने। द्राक्षा दाख, दाख जो होती है उसको द्राक्षा, उसका अरिष्ट मतलब रस, दाख का रस मतलब अंगूर का रस, ऐसे हमने पढ़ा था शराब का पर्यायवाची के रूप में। तो यवारिष्ट मतलब कि अरिष्ट का मतलब कि रस, और यवा मतलब कि जौ, तो जौ का रस को यवारिष्ट बोलेंगे हम। यांत्रिक मतलब कि जो यंत्र से संबंधित हो वो गई हमारी यांत्रिक। याचक याचना करने वाला। यायावर वो इधर उधर घूमने वाला घुमंतु, उसको बोलते हैं ना यायावर। जैसे बोलते भी है कि भाई पर्टिकुलर लेखक की यायावर प्रवृत्ति है, यायावर मतलब कि घूमने वाली प्रवृत्ति है। तो ये तो आपको याद होगा कि बहुत बार हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है, जब पहले भी बहुत, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ये आता था, ठीक है। एक रांगे राघव करके एक लेखक थे, जो क्या है यात्रा वृत्तांत बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो उनको बोला जाता था कि ये यायावर प्रकृति के जो है लेखक है, यात्रा वृत्तांत करते थे क्योंकि वो, ठीक है। यावत जीवनम, यावत जीवनम, ये जीवन पर्यंत। देखो यावत जीवन का संधि विच्छेद करेंगे तो यावत धन जीवन हो जाएगा, ये व्यंजन संधि में आता है, यावत धन जीवन, तो ये तय का जय ही हो जाएगा। तो यावत मतलब कि जब तक जिए, तो जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवन रहे तब तक कोई चीज हो तो उसको यावत जीवन बोलेंगे। युग दृष्टा मतलब अपने युग का ज्ञान रखने वाला वो है युग दृष्टा। युग प्रवर्तक मतलब कि किसी युग में अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला, नई दिशा देने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे युग प्रवर्तक। युद्धपोत, भाई ऐसा जहाज जो युद्ध के काम आता है, जिसमें सैनिक युद्ध करते हैं, वो युद्धपोत हो तो गया। युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, ठीक है, ये क्या है युयुत्सा। युयुत्सु मतलब कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, वो की युयुत्सा। यूप, अब देखो यूप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यूप एक्चुअली जब बलि दी जाती है, मतलब कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब बलि दी जाती है, किसी भी जानवर की बलि दी जाती है, तो वो जो बलि का जो खंबा होता है, जिस जिस जिससे बांधा जाता है किसी जानवर को, ये मान लीजिए जानवर है ऐसा कोई, ठीक है, तो जैसे जानवर को बांधा जाता है तो इसको यूप बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, यूप बोलेंगे, ठीक है। तो यूप क्या है कि भाई यज्ञ स्थल पर स्थापित किए जाने वाला खंबा,
उसको भी बोलते हैं। और यज्ञ स्थल मतलब वही जहाँ बलि के स्थल पर वो जो खंबा होता है उसको यूप बोला जाता है। योगीश्वर मतलब कि संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला योगी। योगीश्वर मतलब योगियों का स्वामी योगीश्वर। तो संपूर्ण सृष्टियों को नियमित करने वाला वो हो गया योगीश्वर। यौतुक। यौतुक अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट भी और थोड़ी यूनिक भी है, तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रख के चलना है कि यौतुक क्या होता है। ठीक है, तो यौतुक क्या है? यौतुक का मतलब क्या है कि जो दहेज में जो धन दिया जाता है वो यौतुक है। विवाह का जो धन है उसको यौतुक बोला जाता है। अब इसको कैसे याद करोगे आप? इसको ऐसे याद कर लो भाई कि कोई लॉजिक है विवाह में जो धन दिया जाता है, या फिर जो मैं कहूँ कि जो दहेज दिया जाता है उसका कोई लॉजिक है? बिना तुक की चीज़ है तो यौतुक। तो कुछ भी तुक दे देते हैं देने वाले कि भाई ये तो महिला के लिए है, ठीक है, ये तो दोनों की उन्नति के लिए है, ये तो पुरुष को दिया ही नहीं जा रहा है, ये तो मेरी बेटी को दिया जा रहा है। जिनको देना होता है तो वो कुछ भी जो है बेफालतू का तुक देके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यौतुक। ठीक है, तो विवाह में मिला मिला धन क्या है? यौतुक है कि भाई बिना तुक की कोई चीज़ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद करोगे कि यौतुक। विवाह में दिया दिया गया धन क्या है? यौतुक है। तो ऐसे कैसे इसको आपको याद करके चलना है। रक्त बीज। रक्त बीज एक्चुअली एक राक्षस का नाम था जिसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता था। इसी कारण जब आपने कभी काली माता की जो छवि देखी है या फिर दुर्गा की जो छवि देखी है जो 8 हाथों वाली, 9 हाथों वाली, ठीक है, तो उस छवि में उसमें एक हाथ में सिर रहता है और उस सिर के नीचे कटोरा लगा रहता है। ठीक है, तो कटोरे में ही यदि रक्त गिरेगा तो फिर वो रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। रक्त रंजित मतलब रक्त से सना हुआ। रक्त सानु मतलब कि रक्त की क्रांति के समान बमकने वाला, चमकने वाला, रक्त सानु। ठीक है, तो रक्त सानु मतलब कि रक्त की जो चमक है उसके समान ही कोई चीज चमक रही है तो उसको रक्त सानु बोलेंगे। रक्तिम मतलब लालिमा से युक्त। रजस्वला। रज रजस्वला, अब देखो रजस्वला क्या है? रजस्वला बाला ऐसे याद करो, देखो रजस धन बाला। ठीक है, बाला हो गया स्त्री और रजस। रजस मतलब कि रज बताइए, रज का रक्त होता है। तो जो मासिक रक्तस्राव होता है महिलाओं में जिनको पीरियड्स बोला जाता है, तो उसी के सेंस में आया है ये चीज। तो इसको ऐसे ही याद कर लो, देखो बाला आ गया स्त्री या कोई कन्या आ गया, तो कन्या में रजस मतलब कि लाल वर्ण से संबंधित क्या चीज होती है? रक्तस्राव ही होता है, मासिक रक्तस्राव होता है। तो ऐसे आपको याद करना है इसको, रजस्वला मतलब कि जो स्त्रियों का जो मासिक रक्तस्राव होता है, जो पीरियड्स होते हैं उनको बोले, मैं मेंस्ट्रुएशन जिनको बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो वो चीज़ होती है रजस्वला। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रजस्वला। ठीक है, और कैसे याद करोगे? रज और बाला, ऐसे आप उसको याद करके चलोगे। रज्जू मार्ग। ठीक है, रज्जू का मतलब क्या होता है? रस्सी, तो रोपवे, सीधी सी बात है, जो रोपवे होता है उसको रज्जू मार्ग बोला जाता है। रणबांकुरा। रणबांकुरा मतलब कि रण में बहुत ज़्यादा कुशल होने वाला, उसको रणबांकुरा। रतौंधी मतलब कि रात में कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला ऐसा रोग होता है, उसको रतौंधी बोला। रथी मतलब कि जो रथ पर सवार हो गया रथी। रसायन मतलब कि औषधियों से तैयार कोई भी पदार्थ होता है उसको जो है रसायन बोला जाता है। राका। अब देखो राका होती है जो पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है, या फिर जो चांदनी की रात होती है उसको राका बोला जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा को क्या बोला जाता है? राकेश। राका धन ईश, गुण संधि से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, तो वहीं से राकेश ईश है ये। ठीक है, तो राका धन ईश है। तो राका मतलब कि पूर्णिमा का राजा, या फिर जहाँ से पूर्णिमा की जो रात है वो उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? राकेश से, चंद्रमा से। तो इसी प्रकार से राका जो है पूर्णिमा की रात को बोलता है। राजपत्र जिसको गजिटेड बोला जाता है, गजट बोला जाता है। ठीक है, तो राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र को राजपत्र बोलता है। राजस्व विभाग ये पता ही है। अब देखो ये थाती है एक्चुअली, बाती नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये थाती है। थाती, विरासत और रिक्त। अब थाती तो हमने पहले ही पढ़ा था कि विरासत में कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसको थाती बोला जाता है। ठीक है, उसकी ट्रिक कैसे याद की थी कि भाई सोने की एक थाली है, वो विरासत से दादा परदादा के यहाँ से चलती आ रही है और अब हमारे पास है। ठीक है, तो थाती का मतलब है कि विरासत में प्राप्त कोई चीज़। अब रिक्त कैसे याद करोगे? रिक्त भी ऐसे याद कर लो कि भाई वो खाली तो है थाली, और हाँ मतलब थाली प्राप्त हुई और खाली थाली प्राप्त हुई, उसमें जो भोजन था वो तो नहीं मिलेगा ना, सिर्फ थाली थाली प्राप्त होगी और उसी की वैल्यू है, तो रिक्त थाली प्राप्त हुई। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको याद कर लेना। तो रिक्त, थाती और विरासत ये सेम चीज है। रेखांकित करना मतलब कि नीचे लिखाए मतलब कि वही नीचे रेखाएं लगाई गई हो, रेखांकित करना। जैसे भाई ये शब्द है, इसको मैंने ये रेखांकित कर दिया। ठीक है, रोमांचक मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला, उसको रोमांचक बोल देंगे। रोमांचित मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए हो,
प्रसन्नता से, ऐसे व्यक्ति को या फिर उस भावना को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रोमांचित होना, रोमांचित हो गया ये व्यक्ति। ठीक है। लकड़हारा, लकड़हारा मतलब कि, लकड़हारे का मतलब होता है जो लकड़ी काटने वाला, जीवन यापन करने वाला, उसको लकड़हारा बोलेंगे। लक्ष्यता, अब देखो लक्ष्यता क्या है, वह परकिया नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरे को ज्ञात हो, लक्ष्यता। ऐसे याद कर लीजिए कि भाई कोई महिला है, ठीक है, अब कोई महिला है जिसका संबंध जो है किसी दूसरे पुरुष से चल रहा है जबकि वो विवाहित है, ठीक है, यही है ना भाई परकीय नायिका, मतलब कि एक से प्रेम प्रसंग है और दूसरे के साथ भी प्रेम संबंध रख रही है, तो वो ये परकीय नायिका। वो पर पुरुष दूसरे से प्रेम संबंध रखे तो वो एक्चुअली लक्ष्य पे है, किस पे, पहले वाले जो पुरुष है उसके लक्ष्य पे है। लक्ष्य पे है क्या, लक्ष्य पे है का मतलब क्या हो गया कि भाई वो, मतलब उसको लक्ष्य बनाए हुए है कि कैसे इसको पकड़ूं मैं, ठीक है, और कैसे अदालत के सामने पेश करूं कि भाई ये परकीय पुरुष से संबंध स्थापित करे, पर पुरुष से संबंध स्थापित कर रही है। ठीक है, तो ऐसे हमको याद करके चलना है कि लक्ष्यता, वो ऐसी महिला जिसका दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, उसको बोलते हैं लक्ष्यता। लक्ष्मीश, अब लक्ष्मीश का एक तो देखो लक्ष्मी का पति मतलब विष्णु भगवान है, उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आम का पेड़ जो है उसको भी लक्ष्मीश बोलते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट है। और संपन्न जो व्यक्ति होता है उसको भी बोलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रख के चलना है कि संपन्न व्यक्ति, क्योंकि लक्ष्मी धन का भी पर्यायवाची है इसलिए। ठीक है। लगीमा, अब लगीमा जो है आपने पढ़ा होगा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, है ना, तो ऐसे अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि जो है लगीमा थी, किसके पास, हनुमान जी महाराज के पास। तो उनका क्या था कि लगीमा मतलब कि छोटे होने की शक्ति, ठीक है, हल्का हो जाने की शक्ति। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दानवों से वो छोटे होते हुए लड़े थे, छोटा होकर लड़े थे। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ मतलब कि प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध मतलब कि प्राप्त व्यक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। लाइलाज मतलब जिसको कोई इलाज नहीं हो। लिपिबद्ध मतलब कि विचारों को लिखा हुआ, कोई विचार है, जैसे एक तो मौखिक रूप से विचार होते हैं, ऐसे ही उनको लिपिबद्ध कर दिया मतलब लिख दिया, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, लिपिबद्ध। लुप्त वंश मतलब जिसका वंश लुप्त हो गया हो, लुप्त वंश बोलेंगे। लुब्ध या लोभी। ठीक है। लेह है, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेह है मतलब कि चाटने योग्य, कोई भी चीज़ है वो चाटने योग्य है, उसको लेह बोलेंगे। जैसे काफ़ी तरह के जो है पाचक चूर्ण टाइप की चीज़ें आती है, ठीक है, आयुर्वेदा में, तो वो सारे जो पाचक चूर्ण होते हैं वो लेह होते हैं। ठीक है, तो जो चाटने योग्य हो उसको बोलेंगे लेह। ठीक है। लोकोत्तर मतलब कि जो इस संसार से ऊपर हो, ठीक है, संसार से ऊपर हो उसको लोकोत्तर बोलेंगे। लोरी, जो लोरी सुनाना होता है वही लोरी होती है। लोलाक्षिका, अब देखो लोलाक्षिका, लोल, लोलक, ठीक है। लोलक क्या होता है, एक गोला होता है लोलक, ठीक है। कभी आपने उसको इस तरह देखा है, वो ढुढ़कता ही रहता है, हमेशा ढुढ़कता रहता है, मतलब कि चंचल है वो लोल। ठीक है, तो लोल का अर्थ भी क्या होता है, चंचल होता है। तो चंचल और अक्ष, अक्ष का, अक्ष मतलब आंखों का, मतलब स्त्रीलिंग के रूप में आता है, तो चंचल आंखों वाली कोई स्त्री है उसको लोलाक्षिका बोलेंगे। ठीक है। बंदितव्य या पूज्य मतलब कि पूजने योग्य या वंदना करने योग्य, बंदितव्य। बंध्या मतलब कि बांझ जो स्त्री होती है उसको बंध्या बोला जाता है। वंशानुगत मतलब कि वंश के अनुसार चलने वाला, वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत। वज्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, वज्र मतलब कि वज्र, तो जिसके हाथ में वज्र हो उसको बोलेंगे वज्रपाणी। वज्र बधिर, एक वज्र का अर्थ कठोर के सेंस में होता है कि एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि यार वज्र प्रहार मतलब कठोर प्रहार, तो वज्र बधिर मतलब कि बिल्कुल ही बहरा हो, मतलब एक थोड़ा सा भी नहीं सुन सकता हो, उसको बोलेंगे वज्र बधिर। वज्राघात मतलब कि बहुत अधिक कठोरता से आघात किया हुआ, वो वज्राघात है। व्यय संधि, अब देखो व्यय का मतलब होता है आयु, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और एक वृद्ध के सेंस में भी आता है व्यय। ठीक है, बाकी व्यय का सेंस होता है आयु के सेंस में, तो व्यय संधि, तो दो आयु के बीच की संधि, तो बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र होती है ना, उसको व्यय संधि बोलेंगे। वर्णातीत मतलब जिसका वर्णन करना संभव न हो, वर्ण से वर्णातीत हो, उसको बोलेंगे वर्णातीत। बलित, बलित मतलब कि बल खाया हुआ, बलय युक्त, उसको बलित बोलेंगे। बसीतव्य मतलब कि बसीतव्य मतलब धारण करने योग्य कोई चीज़ है उसको बसीतव्य बोलेंगे। ठीक है। और हमने भेषज पढ़ा था, ठीक है, भेषज क्या था, औषधियों का ज्ञाता को भेषज बोला जाता है। और बसीतव्य मतलब कि जो वस्त्र जो धारण करने योग्य उसको बसीतव्य बोलेंगे। बसी, बसी देखो ऐसा व्यक्ति जिसकी बसी, जिसके नाम बसियत की गई हो, यह व्यक्ति जिसकी बसियत की गई हो, जिसके नाम बसियतनामा लिखा गया हो, उसको बोलेंगे बसी। ठीक है, तो बसीतव्य और बसी बहुत ज़्यादा अलग अलग है दोनों, इनको सिमिलर नहीं चलना है। बसीतव्य मतलब कि जो चीज़ बसन करने योग्य, पहनने योग्य है, इसलिए तो वस्त्र को बसन बोलते हैं। ठीक है, बसन भी तो बोलते हैं, तो बस बसीतव्य, बसन करने योग्य कोई चीज़ है उसको बसीतव्य बोलेंगे। और बसी जिसके नाम बसियत की गई है उसको बसी बोलेंगे।
बागदत्ता, अब देखो वैसे नॉर्मली इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बागधन दत्ता होगा, और बाग का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, या फिर जो वचन होता है उसको भी बाग बोलते हैं, तो बागदत्ता। तो यहाँ वचन कौन सा बाग है, यहाँ बाग कौन सा बाग है, विवाह का बाग, ठीक है। तो बागदत्ता एक ऐसी महिला जिसको उसका विवाह करने का वचन दिया गया हो, दत्ता मतलब दिया गया हो, बाग मतलब वचन, तो जिसको उसके ब्याह करने का वचन दिया गया हो उसको बोलेंगे बागदत्ता। ऐसे ही है बागदान, मतलब कि वही कन्या का विवाह करने का दिया जाने वाला वचन, वो हो गया बागदान, वो जो रस्म होती है पूरी वो हो गया बागदान। और बागदत्ता, तो जिस महिला को ये बागदान दिया गया है, ये वचन दिया गया है, वो महिला बागदत्ता हो जाएगी, और जो वचन दिया गया है, वो जो रस्म है, वो प्रोसेस है, उसको बोलेंगे बागदान, ठीक है। बाग्मी या सुबक्ता, बाग्मी, बाग्मी मतलब बाग धन मी, मतलब कि बहुत अच्छा बोलने वाला, ऐसे ही सुबक्ता भी वही हो गया। बाचल, बाचाल, बाचाल मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वातानुकूलन, ये तो सुना ही होगा कि एसी वातानुकूलित डिब्बा, ट्रेन में बैठे हो तो सुना है ना वातानुकूलित डिब्बा, तो वातानुकूलन मतलब कि ये बाहर का टेम्परेचर के अनुसार जो है अंदर के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होना, तो वातानुकूलन हो गया। वादी मतलब कि जो मुकदमा दायर करे उसको वादी बोलते हैं, ठीक है। वामाचारी, वामाचारी मतलब कि जो समाज का जो भी मान मर्यादा है या जो प्रचलित जो नॉर्म्स है उनके विपरीत चलने वाला, उसको बोलेंगे वामाचारी। वामावर्त मतलब कि बाईं ओर को घूमने वाला, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वामावर्त हो गया, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। बामोरु, देखो बामोरु, बाम का मतलब होता है सुंदर। देखो बाम के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे यहाँ पे जो बाम है, यहाँ पे बाम का अर्थ निकला है कि विपरीत होना किसी के, मतलब कि आचरण के विपरीत होना। यहाँ पे बाम उरु, तो ऐसे ध्यान रख लो कि बाम धन उरु, उरु का मतलब क्या होता है, उरु का मतलब होता है जांघे, ठीक है, उरु का मतलब होता है जांघे। तो बाम धन उरु, सुंदर जांघे हो जिसकी, ठीक है, ऐसी महिला या पुरुष कुछ कोई भी हो सकता है जिसकी सुंदर जांघे हो, सुडोल सुंदर जांघे हो, उसको बोलेंगे बामुरु, ठीक है। बायक्य, बायक्य सॉरी वायव्य, ये हमने पढ़ाई था जब दिशा पढ़ी थी हमने, तो दिशाएं सारी पढ़ी थी कि कौन कौन सी दिशाएं होती है, जिसमें से हमने इसका पढ़ा था ईशान, ठीक है, ये वायव्य दिशा पढ़ी थी हमने, ठीक है। फिर नैऋत्य पढ़ी थी, नैऋत्य पढ़ी थी, और एक और दिशा पढ़ी थी हमने आग्नेय, ठीक है, इसको आग्नेय दिशा पढ़ी थी। तो ये हमने दिशा समझी थी, तो उनमें से ही वायव्य है एक, ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमोत्तर की दिशा है, ये वाली जो दिशा है, ये पश्चिम और ये उत्तर, तो ये वाली दिशा को वायव्य बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो खत्म होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द थे, हमने अच्छे से इनको समझा है, और अच्छे से समझा है, ये लॉजिक आपको समझ में आएगा जब आप टेलीकॉम का इस बार का पेपर देखोगे, और अंततः जब आप एसआई का पेपर देखोगे तब तो डेफिनेटली समझ में आएगा कि किस प्रकार से मेरे लेक्चर है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो सिर्फ मैं पढ़ाने के लिहाज से नहीं पढ़ाता। इसलिए मैं आपको कभी कभी बोलता हूँ कि यदि मान लो किसी को पूरे लेक्चर नहीं देखने, किसी को लग रहा है कि टाइम वेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट एक लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, ताकि आपको सेंस समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ताकि कोई अननोन चीज़ भी आए तो आप उसको कर सको। और ये 100% होने वाला है कि अननोन चीज़ आएगी वहाँ पे, जो किसी बुक में नहीं होगी, कहीं से आपने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक लॉजिक बैठा लो दिमाग में कि चीज़ों को ऐसे किया जाता है, लॉजिकली ऐसे सोचा जाता है, ताकि आप क्वेश्चन का जो ना पढ़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसका भी आप आंसर दे सको। और यही तरीका हम जो है क्लास में सिखाते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।